अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ओके जी, अभी अटेंडेंस करते हैं स्टार्ट जरा। अच्छा, अटेंडेंस में आप सबको 80% अटेंडेंस की पॉलिसी का आइडिया है, तो आपके पोर्टल के ऊपर परसेंटेज की फॉर्म में आ रही होती है जैसे जैसे लेक्चर गुजरें। सो उसको बड़े ठीक तरीके से ऑब्ज़र्व करें। अगर किसी के अटेंडेंस का इशू होगा तो वो किसी भी सूरत में अलाउ नहीं होगा पेपर में, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्टर ऑफ एनी एक्सक्यूज़। जो कुछ मर्जी एक्सक्यूज़ हो, शॉर्ट अटेंडेंस वाला बंदा पेपर में नहीं एलिजिबल हो सकता। ठीक है, एक्सक्यूज़ को मिला के आपको छुट्टियां दी गई हैं। ठीक है, बहाने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। प्रेजेंट या एब्सेंट की ऑप्शन होती है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। ठीक है, सो अटेंडेंस तो फ्रॉम द डे फर्स्ट मैं आप लोगों को कह रहा हूँ इसको सीरियस लें। ठीक है, अब्दुलरहमान, अब्दुल्ला बिशारत, यस सर। आबिदुल्ला, अफ़ान आसिफ, प्रेजेंट सर। रिदवान मोहम्मद आसिफ, प्रेजेंट सर। ओके, अली सुहेल, प्रेजेंट सर। ठीक है, शाम अहमद, शाम अहमद नहीं, फ़हद इफ्तिखार, प्रेजेंट सर। ठीक, हाफिज़ फ़िज़ान भट्ट, यस सर। ठीक है, हमज़ा ताहिर, प्रेजेंट सर। शाम सरवर, हसन अली, हसन अली, खुरम शहजाद, यस सर। मोहम्मद हसन, प्रेजेंट सर। ठीक, मोहम्मद असद मेहदी, मोहम्मद असद मेहदी, मोहम्मद दाऊद मंसूर, प्रेजेंट सर। ठीक, मोहम्मद हमज़ा रमज़ान, यस सर प्रेजेंट। ठीक, मोहम्मद हसाम सदीक, मोहम्मद हसाम सदीक, मोहम्मद खुनशान शाहिद, खुनशान शाहिद, मोहम्मद मजहर, मोहम्मद मजहर, मोहम्मद शहरियार, मोहम्मद शहरियार, मोहम्मद उमर फारूक, यस सर। ठीक, मोहम्मद उमर हयात, मोहम्मद उमर हयात, मोहम्मद वकास, मोहम्मद वकास, मुश्तबा आमिर, प्रेजेंट सर। सुहेल करीम बुगटी, प्रेजेंट सर। ठीक, आप भी ठीक हो जाएं, एक दो दिन आ जाते हैं, एक आध बीच में छुट्टी कर लेते हैं। सुलेमान अहमद भट्ट, यस सर। प्रेजेंट। ठीक, उज़ैर इफ्तिखार, उज़ैर इफ्तिखार। अभी लेट किसने ज्वाइन किया? असद मेहदी ने। जी सर, वो मिड का रिव्यू हो रहा था तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो और किसने ज्वाइन किया था? शाम टाइम पे सारे ज्वाइन किया करो यार।
और कौन है जो लेट है? सर मैं था सर, ये इंटरनेट बार बार स्टक हो रहा है सर। ये पिछले एक हफ्ते से जो है ना, इधर थोड़ा क्या हुआ इंटरनेट है? वो बंद। पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे इंटरनेट ऑन ऑफ कर रहा है सर, ये लोग स्टक हो अल्लाह गया था इंटरनेट सर। को ठीक करे। हाँ जी, इसमें अभी मेरे पास एट द मोमेंट 28 लोग हैं और अटेंडेंस के अंदर, और 17 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी ये मीटिंग ज्वाइन की हुई है। 11 लोग एब्सेंट है, तो ये वो रेशो है जो कि डेली की एब्सेंट हो रही है। और आप इतने ही शॉर्ट अटेंडेंस भी फिर अज्यूम करके रखें कि अगर 10 to 11% डेली बेसिस के ऊपर ऑन एंड ऑफ एब्सेंट हैं, कभी एक आ गया कभी कोई आ गया, तो यही रेशो आपके अटेंडेंस की भी ऑलमोस्ट यही कुछ निकलना है। तो ये एक ट्रू पिक्चर है जो कि आपको वक्त से पहले नज़र आ जानी चाहिए, ठीक है। और आप लोग, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस समझ आती हैं। प्रैक्टिकली बहुत जल्द अटेंडेंस को देख के डिसीजंस होने वाले हैं, और मैं अपने इस कोर्स का मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है। मुझे पता है कौन मेरे कोर्स में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, किस टाइम पे आ रहा है, किस टाइम पे जा रहा है। सो यहाँ पर मैं इस चीज़ों का मुझे आइडिया, ठीक है। कोई एक्सक्यूज़, कोई चैनल, नथिंग, कोई चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इसको क्लियर कर लें, जिसको क्लियर नहीं है उसको क्लियर करवा दें, और ये बिल्कुल इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। आप लोग आ नहीं रहे और आप एलिजिबल एग्ज़ाम में बैठने के नहीं हो सकते, जो लोग के छुट्टियों को बहुत कॉमनली इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। और ये बड़ी एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का क्या पर्पज़ है? ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी तो है नहीं कि आप रिमोटली बैठ के जो है वो वर्चुअल एक सेटअप के थ्रू विदाउट अटेंडिंग द क्लासेस और ये सारा, तो ये स्ट्रक्चर नहीं है। इंजीनियरिंग की डिग्री है और इसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा डिफरेंट है। आप लोग चीज़ों को ईजी लेते हैं जब तक कि आपको एक शॉर्ट अटेंडेंस की मेल ना पहुंच जाए, ठीक है। तो वो भी मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता उसको गो थ्रू करूँगा, अटेंडेंस वगैरह को भी ऑब्वियसली। सो चीज़ों को थोड़ा सीरियस लें। आई होप सो मैसेज इज़ क्वाइट क्लियर। सो इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं मैं करूँगा। ओके जी, लास्ट टाइम हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे जो कि लीडिंग के ऊपर था। और वैसे भी जो लोग फ्रॉम द डे फर्स्ट, इवन दो कि रमज़ान में भी और शुरू से लेके मेरे पास टाइमली मीटिंग्स को ज्वाइन कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, ये ऑब्वियसली उनको उसका क्रेडिट किसी न किसी प्लेटफॉर्म में मिलेगा, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो एग्ज़ाम में सिट करने का, ठीक है, जो कुछ भी हो। जो लोग ठीक पढ़ रहे हैं और जो लोग आ नहीं रहे वो भी एक ही सीट पे बैठे हों, तो ये नाइंसाफ़ी है। और ये जो आपकी एब्सेंटीज़ हैं वो भी किस तरह से इतनी कम हैं कि आप जब लेक्चर एंड होता है तब भी एक अटेंडेंस लगाई जाती है, एक लेक्चर के शुरू में अटेंडेंस लगाई जाती है। 2 मौके के ऊपर आपको अकोमोडेट करके आपकी ये रेशो है। कोई किसी धोखे में ना रहे कि जी पहले 5 मिनट 10 मिनट में अटेंडेंस लगी। पहले आपको 10-15 मिनट का एक रूम प्रोवाइड किया जाता है, उसके अंदर अटेंडेंस लगती है, और देन आफ्टर द लेक्चर भी अटेंडेंस कॉल की जाती है और उसके अंदर भी आपको अकोमोडेट किया जाता है। और उसके बावजूद आप अपने अपने पोर्टल्स पे देख लें कि क्या उसके अंदर आपका रिज़ल्ट है, क्या आउटपुट है अटेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके जी, आई होप सो कि अभी आपको स्क्रीन विजिबल होगी बुक की, ऐसी है। Yes, sir. सो कुछ चीज़ें हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस सर की थी शो हो जिनको रही है। अभी डिटेल में डिस्कस करना है। किसी को कोई इशू है अभी एंड पे कोई? ओके जी, सो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि डिसाइड किस तरह करना चाहिए, कब उसको करना चाहिए, किस वे में करना चाहिए, इस तरह की कुछ चीज़ें थी जिसको बहुत शॉर्ट में देखा था। कम्युनिकेट करने पे कमेंटिंग हमने की थी, मोटिवेटिंग के ऊपर हमने की थी, नो सेलेक्टिंग पीपल और डेवलपिंग, ये कुछ चीज़ें थी जिनकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन थी। अभी थोड़ा सा डिटेल के अंदर उनके ऊपर कमेंटिंग हुई हुई है, क्योंकि लीडिंग के अंदर ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये एक जो लेआउट है उसको आगे फर्दर डिस्क्राइब किया गया।
अब जो अभी हमें नज़र आ रहा है सबको, डिसाइडिंग का जो पोर्शन है, जो डिसीजंस का पोर्शन है, इसमें सबसे मेजर बात ये है कि लाजमी नहीं कि हर टाइम के ऊपर आपको एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मौजूद हों। मैं लीडर की बात कर रहा हूँ कि लीडर के पास डेटा मौजूद हो, उसके पास कोई प्रीवियस रोड मैप मौजूद हो, और या उसके पास कोई हैंडबुक हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि उसको हेल्प कर रही हो। ये भी मुमकिन है कि उसकी बेस के ऊपर वो डिसीजन ले रहा है, लेकिन जो क्रूशल चीज़ देखी जाती है वो ये है कि सम टाइम कुछ ऐसी सिचुएशन जो है वो रेज़ हो जाती है कि उसके पास ना तो कोई बैकग्राउंड डेटा है जिसको वो एनालाइज करके या मैनिपुलेट करके कोई डिसीजन ले सके, ठीक है, ना कोई ऐसा कोई प्रीवियस कोई डिसीजन है, ना कोई टूल्स है, ना कोई प्रीवियस कोई प्रोसीजर है स्टैंडर्ड जिसको वो फॉलो कर सके। सो ऐसी सूरत हाल में भी एक जो अच्छा लीडर होता है, जो मैनेजरियल स्किल्स के अंदर लीड कर रहा होता है, वो सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली जो स्पॉन्टेनियस डिसीजंस है वो ले सके अकॉर्डिंग टू द नीड, ज़रूरत के मुताबिक जो है वो फ़ैसला ले। और सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास कोई क्लियर चीज़ नहीं होती, लेकिन आप कहते हैं कि मेरी छठी हिस्स ये कह रही है, ठीक है, या मेरा माइंड ये इस बात को क्लिक कर रहा है, ठीक है। तो ऑन अ स्पॉन्टेनियस आप किसी गैस की बेस के ऊपर, किसी नॉलेज की बेस के ऊपर जो है वो डिसीजन ले रहे होते हैं, और वो बिल्कुल 100% उसके ट्रू होने का या उसके ठीक होने का चांस लाजमी नहीं होता। जब ऑब्वियसली जब टेस्ट होगा फिर ही पता चलेगा। सो ये मेन पॉइंट है कि डिसीजन के अंदर स्पॉन्टेनियस जो डिसीजंस हैं और क्विक टाइम के ऊपर जो उसने डिसीजंस लेने हैं, यहाँ पर जो वर्डिंग लिखी हुई है इंट्यूशन, गट इंस्टिंक्ट और हंच की, इसका मतलब यही है कि आप जो है वो स्पॉन्टेनियसली डिसीजंस ले रहे हैं, ऑन अ क्विकर बेसिस डिसीजन ले रहे हैं, आपके माइंड में आपकी सेंस जो कह रही है, आपको जो फील हो रहा है उसकी बेसिस के ऊपर, रैदर देन एविडेंस आप अपनी फीलिंग्स, अब अपनी जो क्विक एक आपको अप्रोच हुई है उसकी बेस के ऊपर आप डिसीजन ले रहे हैं। और ये सिचुएशन जो है वो अराइज हो सकती है ऑब्वियसली। माइट बी यू हैव नोटिस्ड कि जब आप हेल्पलाइन पे या किसी जगह पे कस्टमर केयर पे या किसी पॉइंट के ऊपर जब आपको कोई क्यूरी होती है, जब आप कॉल करते हो तो सम टाइम ये होता है, आपने देखा होगा कि आपको होल्ड करवाया जाता है, ठीक है, कि सर होल्ड करें, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, अगर कोई थोड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का कोई सिनेरियो। सो क्या होता है कि ड्यूरिंग द होल्ड फिर जो ऑन द स्पॉट फ्लोर के ऊपर टीम लीडर अवेलेबल है उससे आपका सिनेरियो डिस्कस किया जाता है। साफ ज़रा ये आपको नहीं बात बताई जा रही, ठीक है, एक बैकग्राउंड है उसकी। फिर आपको होल्ड के बाद एक कर्टसी के जो है वो के थ्रू के जी सॉरी फॉर द होल्ड या जो कुछ भी है, उसके बाद आपको उसका सम टाइम सोल्यूशन बताया जाता है। अब वो जो टीम लीड है या जो लोग मौजूद हैं, ऑब्वियसली वो ट्रेनिंग के प्रोसेस के थ्रू आए हैं, उनको एक स्टैंडर्ड एसओपीज़ और सी चीज़ें पता है कि अगर ये इशू हो तो इसका ये सलूशन है, ये इशू हो तो इसका ये सलूशन है, उनकी फिंगर टिप्स पे हैं सारी चीज़ें। लेकिन स्टिल अगर उनको किस तरह का मसला आ जाता है तो फिर वो अपने टीम लीड से, अब ये जो टीम लीड है ये ऑन द स्पॉट वहाँ पर मौजूद है, और इसको नहीं पता कि कस्टमर जो है या आपको किस तरह का सिनेरियो फेस करना पड़ सकता है। अगर आप किसी इंडस्ट्री में हैं तो कोई ऐसा सिनेरियो हो सकता है, अगर आप गवर्नमेंट में हैं वहाँ पे कोई ऐसा काम हो सकता है पब्लिक के साथ या समहाउ। सो इसको ये बेखबर है इस चीज़ से कि अभी क्या सिचुएशन रेज़ होगी, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस मेरे पास लेके आएंगे, और एक कस्टमर जो है वो किस तरह की क्यूरी रेज़ कर सकता है, ये सारी चीज़ें ब्लैंक हैं, इसका किसी को नहीं पता। लेकिन स्टिल वो जो टीम लीड है वो ऑन द स्पॉट उनको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए एक रीज़नेबल सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्योंकि फर्दर अब उसने किसी से डिस्कस नहीं करना, उसने ऑन द स्पॉट उनको कोई ना कोई सोल्यूशन बताना है, ठीक है। और बहुत अगर कोई डिफरेंट सिनेरियो तो माइट भी आपको इन कोई नेक्स्ट टाइम कॉल करने का कह दिया जाए या आपसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल ले ली जाए जिसके ऊपर आपको बाद में उसके ऊपर कुछ सर्चिंग करके, लेकिन ये बहुत रेयर है, आपको ऑन द स्पॉट चीज़ दी जाती है। अब ये जो बंदा है उसका लेवल बहुत डिफरेंट है, उसने फर्दर कोई डिस्कशन नहीं करनी, उसने ऑन द स्पॉट आप लोगों को जो है वो सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। सो ये, और उसका नाम ऑब्वियसली अक्सर आपने देखा है कि टीम लीड पूरी टीम के मेंबर्स को जो जो क्यूरीज आ रही हैं वो उनसे
डिस्कस कर रहा था, और पॉसिबली वो इन सारी चीज़ों से गुजरा होता है, रिफ़ाइन होके उस स्टेज तक पहुंचा होता है। ठीक है, सो ये एक बड़ा एक क्रूशल एक पॉइंट है। ठीक है, इसको किसी भी एंगल से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। सो जब ये ऐसा काम करेगा तो ऑब्वियसली वो चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है। कुछ ये टिपिकल स्टेप्स हैं हमारे पास कि जिनको फॉलो करना चाहिए, कि असेसमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड एवेल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। ये शायद प्रीवियस चैप्टर्स में भी हमने देखा है, जब हम प्लानिंग वगैरह को माइट भी डिस्कस कर रहे थे, कि जो अल्टरनेटिव प्लान्स हैं, जो अल्टरनेटिव रूट्स हैं, उनका भी आइडिया होना चाहिए। इन अ पैरेलल वे उस पर भी काम होना चाहिए। ठीक है, कभी हो सकता है कि जो आप प्रोसीजर फॉलो करें उससे आपको स्विच करना पड़े। सो ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इनके ऊपर उनकी कमांड होनी चाहिए, और मल्टीपल चीज़ों के उनके पास रूट्स अवेलेबल हों कि कौन कौन से पाथ्स फॉलो किए जा सकते हैं। और यूज़ ऑफ फुल मेंटल रिसोर्सेज, दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, एक बिल्कुल एक जेनेरिक सा पॉइंट है। ऑब्वियसली डिसीजन जब लेना है तो वो मेंटल रिसोर्सेज को तो यूज़ करेगा, अपने माइंड को आप प्रॉपर्ली यूज़ करें। अब एम्फेसिस ऑन क्रिएटिव एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसको आप इनोवेशंस के सेंस में देख रहे होते हैं। ये भी पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि उसमें क्या नई चीज़ हो सकती है। ये R&D का वर्ड जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, इस टाइप की वर्डिंग जो है वो पहले गुजरी हुई है, इनोवेशंस की गुजरी हुई है, और अक्सर आप लोगों से इसके ऊपर डिस्कशन होती रहती है। आपने कोर्स भी पढ़ा हुआ, तो अक्सर मैं आप लोगों से उस कोर्स के रेफरेंस से भी बात करता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप्स का। सो उसमें भी आप नए नए स्टार्टअप्स और बिल्कुल एक डिफरेंट अप्रोच से उन चीज़ों को देख रहे थे। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आपको जो प्रॉब्लम आई है, एक तो उसका ट्रेडिशनल सोल्यूशन है, और आप थोड़ा एक क्रिएटिव वे में सोच रहे हैं, कोई यूनिक उसका सोल्यूशन भी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। और इसी तरह टेक्नोलॉजी जो है वो इन्हांस कर रही है कि जो करंट ट्रेडिशनल वेज़ हैं उनको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, किस तरह से उनको एफिशिएंट बनाया जाए। और ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली मूव ऑन कर रही हैं, और आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और आप बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है, और अभी कोई भी फाइनली प्रोजेक्ट भी अगर आप कर रहे थे तो आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट वहाँ पे मेंशन करते हैं, और फिर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सारा काम करते हैं। तो अभी BS लेवल के ऊपर तो आप ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करें, जब आप MS या PhD लेवल की तरफ फर्दर मूव करते हो तो आप थोड़ा यूनिकनेस की तरफ जाते हैं, जो कि चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल ना हो, देयर शुड बी समथिंग डिफरेंट, उसके ऊपर आप काम कर रहे होते हैं। फिर कंसिस्टेंसी इन थिंकिंग लिखा हुआ है। अब जो लोग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, या कोई भी आपको टास्क मिला हुआ, ये जो कंसिस्टेंसी का वर्ड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। माइट भी इस पे पहले कभी बात हुई हो। अब आप लेट से आपको एक टास्क दिया हुआ, तो आप 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद अगर उस टास्क को जाकर देखेंगे तो शायद आप भूल चुके हों, या शायद हर 2 हफ्ते बाद आपको स्क्रैच से काम स्टार्ट करना पड़े, एक नए सिरे से, जहाँ पर आपने छोड़ा था उधर से नहीं, जहाँ से आगाज़ किया था वहाँ से आपको करना पड़ रहा। फिर आप 2-3 हफ्ते का गैप देते हैं, फिर जाके उसको कभी खोलने की कोशिश करते हैं, तो आपको आधा घंटा, पौना घंटा वो इन्वायरमेंट, वो प्लेटफॉर्म बनाने में लग जाता है, सेटअप क्रिएट करने में लग जाता है, और उतनी देर में आप लेज़ी होके किसी और टास्क की तरफ या अपनी अटेंशन जो है उसको डाइवर्ट कर लेते हैं। तो अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो काम नहीं चल सकता। ख़ास करके प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट के अंदर, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर, या कोई भी आप काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप नहीं काम कर सकते। इवन दो कि डॉक्टर है, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहा है, तो एक कंसिस्टेंट वे में आपको 2-3 दिन मेडिसिन आप यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि एक दिन खा लिया, हफ्ते के बाद अगली, इस तरह नहीं है। अगर लेट से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप रेगुलर बेसिस के ऊपर करें। कोई भी गेम है, कोई भी स्पोर्ट्स है, ठीक है, टेक्निकल से हट के भी आप देखें, तो कंसिस्टेंसी नहीं है तो फ़ायदा कोई नहीं। ऐसे ही आप बिल्कुल तो ये भी एक बड़ा ऑब्वियस पॉइंट है, जैसे मेंटल रिसोर्सेज का या कंसिस्टेंसी का, ये एक बड़े कॉमन से पॉइंट है और बड़े ज़रूरी है। देन हमारे पास है कि मिनिमाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर्स। सो ये बिल्कुल मुनासिब बात है कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, उसमें एरर्स के चांसेस कम से कम होने चाहिए। ठीक है, उसमें प्रोबेबिलिटी जो है, जो आपको पता ही है, कोर्स भी होपफुली पढ़ा हुआ, एरर के जो चांसेस हैं उनको आप जो है वो अक्रंस जो है उसको हम मिनिमाइज़ किया जाए। तो यकीनन अगर जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, लट से जिस तरह प्लानिंग को देखा या हमने ऑर्गेनाइजिंग को देखा, इसी तरह अभी लीडिंग को देख रहे हैं, जो जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उनसे ये सारे पॉइंट्स और उन चीज़ों को देखने से फील होता है
कि अगर डिसीजन ठीक है, उसको मोटिवेशन दी जा रही है, कम्युनिकेट किया जा रहा है और बेस्ट पर्सन फॉर द बेस्ट अगर जॉब सेलेक्ट किया जा रहा है और उनके अगर स्किल्स को डेवलप किया जा रहा है, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी आउटपुट या एफिशिएंसी इंप्रूव होगी रेदर दैन कि आपको कोई एरर आए या डिक्रीमेंट की आप तरफ जाएं। सो अगेन ये भी कुछ जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक है। आपका इसके ऊपर कोई कमेंट वगैरह या कोई एक डिफरेंट वे में, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम मल्टीपल बुक्स देखते हैं या मल्टीपल लिटरेचर को रिव्यू करते हैं, सो हमारे पास एक डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सम हाउ कभी हम एग्री उससे कर रहे थे, सम हाउ कभी हम उससे डिसएग्री कर रहे होते हैं। सो आप लोगों की क्या थिंकिंग है इनके ऊपर, या कमेंट वगैरह करना चाहते हैं? जी, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा आप लोगों की कोई इन पॉइंट्स के ऊपर क्या राय है, ठीक है इसमें कुछ डिफरेंट भी होना चाहिए, या डज इट मेक सेंस डेवलप हो रही है इससे, या यस सर। यस तो सर, जिस हो तरह रही से है। वो प्रोबेबिलिटी में बात की, वो भी मतलब हर सिनेरियो में मतलब चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, तो उस हिसाब से देखना चाहिए। लेकिन कंसिस्टेंसी वाला पॉइंट जो है वो मतलब होनी चाहिए। मतलब अगर किसी भी पॉइंट पे बंदा किसी भी स्टेज पे, चाहे लोअर लेवल पे या अपर लेवल पे, कंसिस्टेंसी होगी, मतलब चीज़ें अगर एक दूसरे से लिंक हो रही होंगी, तो मतलब आगे फर्दर हम प्रोसीड कर सकते हैं ना किसी भी लेवल पे। जैसे आपने बोला कि अचानक स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेने पड़ जाएं, जी जी उसके लिए भी आप होना चाहिए। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी होगी, आपके पास उस चीज की नॉलेज होगी या उसकी, तो आप तभी स्पॉन्टेनियस डिसीजन ले सकते हैं इस तरह। जी जी, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें जो हम बात कर रहे थे, इस अगर स्टेटमेंट को आप ये जो मैंने अभी पॉइंट हाईलाइट किया हुआ स्क्रीन के ऊपर, इसको ज़रा रीड आउट करें। दे इन्वॉल्व प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। ये इससे पहले भी मैंने जब स्पॉन्टेनियस डिसीजंस या ऑन द स्पॉट या सडन डिसीजंस उन पे बात की थी, तो उनका बेसिकली यही मतलब था कि लाजमी नहीं है कि प्रॉब्लम जो है वो बड़ी एक वेल मैनर्ड में डिफाइंड हो या बड़ी एक क्लियर उसकी इंस्ट्रक्शंस हों। उसका स्कोप बड़ा ब्रॉडर हो सकता है, बड़ी इन जनरल कोई इशू हो सकता है, ठीक है, और बड़ा पूरली डिफाइंड हो सकता है। सो आपको उस चीज़ को समझने में, उस चीज़ को पहले समझेंगे फिर उसके ऊपर काम करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप किसी टेक्निकल डिबेट में होते तो समटाइम आप पॉइंट को पिक ही नहीं कर पाते, समटाइम आप क्वेश्चंस को ही पिक नहीं कर पाते और आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पाती। और जब हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम की ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लाइकवाइज के सपोज प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आप एक पूरा एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सो आपको प्रॉब्लम का ही नहीं आइडिया कि प्रॉब्लम है क्या, सो आप उस पर फिर काम क्या करेंगे, उसका सलूशन क्या देंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या सेट करेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो बड़ा रोल प्ले करती है। तो लाजमी नहीं कि हर दफ़ा चीज़ वेल डिफाइंड हो। तो ये वो चीज़ें हैं। अब इसमें जो मैंने आपको हेल्पलाइन की या कॉल सेंटर की एग्जांपल दी, या किसी इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है, किसी बैंकिंग सेक्टर में चले जाएं या किसी इंडस्ट्री में चले जाएं, क्योंकि इंडस्ट्री से तो ऑब्वियसली जब आप जाएंगे वहाँ पे आपके इंट्रैक्शन होगा। सो वहाँ पे आपका इंट्रैक्शन बहुत कम है। सो एट द मोमेंट आप कस्टमर केयर की जो चीज़ें हैं या जहाँ पर आप लोग जाते हैं वहाँ वहीं पर आपने देखा होगा कि क्यूरी सम टाइम उनको डिस्कस करनी पड़ जाती है। और ऐसी बात नहीं है कि आप वो जो पूरी एक टीम है वो ट्रेनिंग के थ्रू नहीं आ रही या उस पे, तो हर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट पुट करती है नॉलेज देने की। उनको बैकग्राउंड नॉलेज भी होता है, ऑब्वियसली हायरिंग भी किसी सर्टन टिपिकल बेसिस के ऊपर ही की जा रही होती है। हम उस पर बहुत ज़्यादा रेफरेंस को या आउट ऑफ द वे जो हायरिंग होती है, हम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में भी नहीं जा रहे, लेकिन एक पॉजिटिव वे में मेजॉरिटी ऑफ द हायरिंग्स जो हैं वो एक रीजनेबल वे में होती हैं और एक सर्टन एक बैकग्राउंड नॉलेज, एक स्किल्स और उनकी बेस के ऊपर डिसाइड किया, लेकिन स्टिल दे नीड समवन के जो क्विक डिसीजंस ले सकें। और जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम अक्सर हमने देखा है कि उनके माइंड में कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं। सम टाइम कुछ लोग एमबीए में इंटरेस्टेड हो रहे होते हैं, कुछ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के अंदर मास्टर में, कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। तो सम हाउ जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं उनकी थोड़ी सी बहुत थिंकिंग बनती है कि हम इस तरह कोई कोर्स या इस तरह की कोई चीज़ कर लें कि नेक्स्ट टाइम कोई इन एनी केस
जहाँ पर कभी कोई टीम लीड का रोल या बीइंग अ टेक्निकल मैनेजर या इस तरह से, तो माइट भी उनको ड्यू टू द एकेडेमिया और ड्यू टू द एक्सपीरियंस उनको जो है वो एज मिल सके एज़ कम्पेयर टू द पर्सन के जो कि जस्ट एक बीएस उसका इलेक्ट्रिकल में। नो डाउट कि टेक्निकली ही और शी विल बी अ साउंड पर्सन, लेकिन थोड़ा सा मैनेजेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि ये चीज़ें ऑब्वियसली आउटपुट को जो है वो बेहतर करेंगी। ठीक है जी। और फिर कुछ गाइडलाइंस है इसी तरह। ऑब्वियसली जब हम किसी चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसके काफ़ी डिटेल के अंदर हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो स्टिल वी हैव सम गाइडलाइंस के किस तरह से डिसीजंस लेना चाहिए, एक्वायर्ड डिसीजन मेकिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, और इसमें क्या है कि थ्रू एग्जांपल्स आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से सीखें जो ओल्ड ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, और जो मैनेजमेंट के कुछ प्रीवियस केसेस हैं, ये एक पॉइंट मैंने खुद से ऐड किया है, इसको ज़रा आप लोग रीड, एक मिनट ज़रा कीजिए। ये जो कमेंट है उसकी पुराने एक्सपीरियंस से सीखें या प्रीवियस जो रूल्स रेगुलेशन है उनसे सीखें। तो ये एक मैंने कमेंट ऐड किया है इस पे, अभी मैं देख रहा था। आई होप सो कि आप इसको, आपको आ रहा है नज़र कमेंट जो है? यस सर, आ यस रहा है। सर। तो ये इस पे क्या लिखा हुआ मैंने? Judicial decision cases used as a reference for other cases? जी, Question mark है। हाँ जी। इस पे ये जो एक चीज़ चले क्वेश्चन मार्क की जगह आप चाहे फुल स्टॉप लगा लें, तो ऐसा होता है? यस सर, कभी कभी होता है, जैसे अगर यस सर, हो सकता जी। किसी चीज से रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है हम्म तो उसके लिए देखना पड़ता है कि हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम्म। अब ये उसने पॉइंट लिखा होता है कि आप डिसीजन जो है ना उसको एक्सपीरियंस के थ्रू या अपनी बाकी चीज़ों के थ्रू केसेस को स्टडी करके, या पहले अगर कोई ऐसा केस गुजरा है तो वो आपका एज अ सोल्यूशन भी यूज़ हो सकता है, एज अ डिसीजन भी यूज़ हो सकता है, तो वो आपका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बन जाता है। तो उससे आप सीख कर कोई फ़ैसला ले सकते हैं। अब ये जो मैंने एक पॉइंट ऐड किया हुआ था, इसमें क्या होता है मोस्टली कि क्योंकि ऑब्वियसली हमें इसका मतलब प्रेसिडेंट सेट हो जाता है नेक्स्ट जी केसेस के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। ये मैं माजी में कभी किसी एक टॉक शो में सुन रहा था। साफ ज़ाहिर है मेरी फील्ड तो नहीं है लॉ की, लेकिन स्टिल क्या होता है कि जो पहले से कुछ केसेस सामने आए होते हैं और उनकी बेस के ऊपर जो डिसीजन हुआ होता है, ठीक है, वो एक एग्जाम्पल के तौर पे सेट हो जाता है आपके पास। अब उसी तरह का अगर कोई नया केस आएगा तो पुराना अगर किसी को केस किसी ने स्टडी किया हो तो देखा जाएगा कि इस तरह का केस था, उस पर ये डिसीजंस हुआ था, तो उसको एक रोल मॉडल के तौर पे भी उस डिसीजंस को लिया जा सकता है दूसरे केसेस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ऐसा सम हाउ होता भी है। अगर कोई गलत एग्जाम्पल सेट है वो एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, हम जो भी चीज़ें डिस्कस करें उसको एक पॉजिटिव वे में डिस्कस करें। नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वो हर चीज़ के हर जगह पे मौजूद हो सकते हैं। कोई जो प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस एक्सपीरियंस है, उसकी बेस्ट प्रैक्टिकल अगर एग्जांपल हो आपके पास जिसको पहले इम्प्लीमेंट किया और उसके ऊपर आपको इन ट्रू सेंस रिजल्ट मिला हो, तो वो यूज़ किया जा सकता है। बजाय के अब ये जो मैं बात करने लगा हूँ ये पहले भी गुजरी है, माइट बी प्लानिंग वगैरह में या कहीं फर्स्ट चैप्टर में, कि बजाय के उस पे नए सिरे से आप सारी रिसर्च करें, उस पर नए सिरे से रिसोर्सेज लगाएं, उस पर टाइम लगाएं और उसको एनालिसिस करके फिर कोई सोल्यूशन दें। ये पूरा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इस पे रिसोर्सेज आपके लग रहे हैं और इवेंचुअली यू आर पेइंग फॉर दैट, और जो कुछ भी है आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ होगी। बजाय कि आपके पास अगर कोई ऑलरेडी डिसीजन मौजूद है, कोई ऑलरेडी एग्जांपल मौजूद है, कोई पैटर्न, कोई पाथ, तो उसको देख के ये सारी चीज़ों को सेव किया जा सकता है। ये जो भी फिक्रे में जो यूज़ कर रहा हूँ ये पहले भी सम हाउ किसी न किसी जगह पे रिपीट हुए हैं प्रीवियसली। और देन हमारे पास क्या है कि प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम्स फॉर विच डिसीजन मस्ट बी मेड। ठीक है, अब होता क्या है कि आप एक प्रायोरिटी सेट करते हैं।
अब अक्सर आपकी उम्र भी है वैसी, एक स्टेटमेंट बड़ी कॉमन है, हम अक्सर कहते हैं कि हम फ्री नहीं हैं या हम बिज़ी हैं। तो ये बिज़ी या फ्री के ऊपर मैं कहीं देख रहा था, उसने कहा कि ये बिज़ी या फ्री कोई चीज़ नहीं होती, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़, कि आपने प्रायोरिटीज़ कैसे सेट की हैं। कुछ चीज़ों के लिए आप अवेलेबल हैं और ऑन द सेम टाइम कुछ चीज़ों के लिए आप अवेलेबल नहीं हैं। सपोज़ आप अभी लेक्चर ले रहे हैं, दैट इज़ योर प्रायोरिटी, ठीक है, यू आर फ्री फॉर द लेक्चर, आप इसके लिए फ्री हैं, आप इसको अटेंड कर रहे हैं, आप इसके लिए अटेंटिव हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट और यू आर पार्टिसिपेंट ऑफ दिस लेक्चर, आप पूरा अपना सारा फोकस कर रहे हैं। लेकिन ऑन द सेम टाइम आप किसी और के लिए अवेलेबल नहीं हैं। ठीक इसी तरह लेक्चर के बाद अगेन आपके पास पूरा फ्री टाइम है, सो अगेन यू हैव प्रायोरिटीज। हो सकता है आपकी कोई रिलीजियस एक्टिविटी हो, आपका प्रेयर का टाइम हो, आप 10-15 मिनट के लिए अवेलेबल नहीं हो सकता, आपके डिनर का टाइम हो, आप उतनी देर के लिए अवेलेबल नहीं, ठीक है। लेकिन ये भी मुमकिन है कि जब आप बिल्कुल फ्री हैं तो अगेन आप स्पोर्ट्स भी आप कर सकते हैं, किसी से आप बातचीत भी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि कौन सी चीज़ को किस तरह से प्रायोरिटी देनी, ठीक है। सो ये चीज़ें अब यहाँ पर क्या है, प्रायोरिटी जो आप दे रहे हैं, प्रायोरिटाइज कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, अब देखना ये है कि कौन सा फैसला जल्दी लेना है, कौन सा फैसला बाद में लेना है, कौन सा जो डिसीजन है उसकी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है और कौन सा डिसीजन जो है वो डिले किया जा सकता है, और कौन सा डिसीजन जो है जिसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता तो आप सम टाइम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, बजाय कि टाइम वेस्ट करने के आप उससे अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। कि जैसे उसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, अक्सर आप कहते हैं कि मुझे इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, व्हाट डज़ इट मीन कि आप उस पर अब फर्दर एफर्ट पुट नहीं करेंगे, आपने उसको इग्नोरिंग फेज पे रखा। सो ऐसे डिसीजन सम टाइम होते हैं कि किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको प्रायोरिटी नहीं देनी, ठीक है। सो और जो ख़ुद से आप डिसीजन लेंगे वो ज़्यादा वैलिड हो सकता है एज़ कम्पेयर टू का बाकियों का जो डिसीजन है, क्योंकि जो आपने खुद से डिसीजन लिया आप सारी उसकी बैकग्राउंड और उस सारी चीज़ को सर्च करके डिसीजन ले रहे होंगे, ठीक है। जब आप किसी के डिसीजन को फॉलो कर रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा हो सकता है कि आप उसके माइंड के ऊपर या उसके अप्रोच के ऊपर ना पहुंच रहे हों, ठीक है। आपको ऑब्वियसली उसकी बात समझने के लिए कोई एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ सकता है। जैसे कोई डिसीजन आता है और पूरी एक मीटिंग की जाती है, ग्रुप मीटिंग या टीम की एक मीटिंग होती है डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर, और फिर उस चीज़ को कन्वे किया जाता है, उसके ऊपर क्यूरीज ली जाती हैं और ये, लेकिन जो पर्सन जो है वो डिसीजन लेके बैठा होता है या जिसने डिसीजन लिया होता है वो सबसे बेहतर पोजीशन पे होता है और वही सबको एक्सप्लेन कर रहा होता है कि इसके अंदर क्या क्या कैसे कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है, क्या कुछ करना, वो सबसे टेक्निकल वाइज, नॉलेज वाइज और उस फैसले की बुनियाद के ऊपर बेहतर नॉलेज रखता होता है। सिर्फ उस फैसले की मैं हद तक बात करूँ, क्योंकि वो उसकी थिंकिंग है, वो उसकी अप्रोच है कि उसने उसके ऊपर क्या किया। सो और फिर क्या है कि जब आप कोई प्रोसेस फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है, सो आपने ऐसा प्रोसेस फॉलो करना है जो कि आपके रिसोर्सेज को भी सेव कर रहा हो, ठीक है, और आपके पास उसकी कोई ना कोई लॉजिक होनी चाहिए, कोई ना कोई रीज़न होनी चाहिए, ठीक है, जैसे मंतक लॉजिक उसकी कोई ना कोई बैकग्राउंड होनी चाहिए कि आप उसको क्यों कर रहे हैं, क्या उसके पीछे। सो टेक्निकली उसके पीछे जब रीज़न होगी, कोई बैकग्राउंड होगी, तो फिर आपको चांसेस हैं कि आपको इश्यूज़ कम फेस करना पड़े, ठीक है। और उसमें एक और अच्छा पॉइंट ऐड हो सकता है कि अगर आप ग्रुप के अंदर हैं, और ऑब्वियसली लीडर के जब हम बात करते हैं तो वो उस हमारे जहन में आता है लीडिंग की जब हम बात करते हैं तो लीडर है या लीड कर रहा है, तो ये किसी न किसी चीज़ को तो ऑब्वियसली लीड कर रहा होगा ना, ये एक सिंगल या सोलो पर्सन तो है नहीं, इसके पास एक पूरी टीम मौजूद होगी ना, अदरवाइज लीड का तो कोई मतलब नहीं। अगर आप अकेले ही हैं तो आप क्या लीड कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, वो आप एक इंडिविजुअल है, ठीक है। सो इन अ टीम हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आता है। सो अगर तो आप क्वेश्चंस ले रहे हैं सबसे, सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं डिसीजंस के अंदर, ठीक है, सबकी राय ले रहे हैं, ठीक है। सो उससे क्या होता है कि हो सकता है कि आप जब आप किसी की राय ले रहे हैं तो आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, आपको सारों की जो राय है उसको देखना पड़ता है, सारों के जो सजेशंस हैं उनको देखना पड़ता है, हो सकता है उस पर टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लग जाए, लेकिन वो एक जेन्युइन किस्म का
एक वैलिड किस्म का जो डिसीजन होता है वो होता है आपके सामने। और जो लोग और इसमें एक और पॉइंट भी हो सकता है कि जो लोग इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, आप एक डिसीजन ले रहे हैं, उसके गुड्स या बैड्स को भी देखें। अगर आप डिसीजन डिले कर रहे हैं तो किसी के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ना क्विक वे किया तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। सो जो उसके लोग हैं, ठीक है, जो उसके मुतासरीन भी हो सकते हैं या उसकी आपकी डिसीजन मेकिंग में जो इन्वॉल्व भी हो सकते हैं, उनको आप बीच में इंक्लूड करें। अगेन इंडस्ट्री के अंदर तो आपने ऐसा कोई अभी नहीं सेटअप देखा जिसके अंदर कि आपको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाए। सम टाइम हम क्लास के अंदर देखते हैं कि क्विज़ जी, लेट से जी क्विज़ की हम बात करते हैं। सो क्विज़ के ऊपर अक्सर अगर इस तरह की बहस चल पड़े कि क्विज़ कब लेना चाहिए, क्या कब रखना चाहिए, तो आपको पता डिफरेंट किस्म के व्यूज़ आ रहे होते हैं और फिर उसमें से कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको चूज़ किया जाता है। अगर हम पूछ रहे हैं तो कोई किसी दिन का सजेस्ट कर सकता है, कोई किसी दिन का, तो सम हाउ हम सारी चीज़ों को देखते हुए कुछ ना कुछ चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करते हुए एक रीज़नेबल सा दिन डिसाइड कर लेते हैं। अब उस पे होता क्या, हो सकता है ये हमारी बहस ने कुछ वक्त लिया हो, ये हमारी सारी चीज़ का जो अपना मेन टाइम था वो हमने यहाँ पे स्पेंड कर दिया हो, लेकिन इससे होगा क्या कि मैक्सिमम लोग उस असेसमेंट में इन्वॉल्व होंगे और कम से कम उस तरह की क्यूरीज जो कि एक्सक्यूज़ होते हैं। सो ये एक बेहतर फैसले की तरफ जाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली इंडस्ट्री में तो आप इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ पे तो आपने डिस्कशन देखी ही नहीं। उसके अलावा अगर आपने देखा हो तो असम्बली के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर जो सेशंस हो रहे होते हैं, वो क्या होता है कि मुख्तलिफ सेशंस के ऊपर डिबेट्स हो रही होती हैं, सारे उसमें अपनी इनपुट या उसमें कुछ सजेशंस दे रहे होते हैं, अगर हम कंस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। सो चाहे आपकी सिटिंग गवर्नमेंट हो, चाहे आपकी अपोजिशन हो, सो डेमोक्रेसी के अंदर क्या है कि वो सारे अपनी एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि कंट्री जो है वो एक बेहतर सिमत की तरफ जो है ना वो जाए। सो वहाँ पर ऑब्वियसली कोई कुछ कह रहा होगा, कोई कुछ कह रहा होगा। सो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, या जब आप कोई प्रॉब्लम दे रहे होते हैं, प्रॉब्लम की चीज़ किसी का सोल्यूशन दे रहे होते हैं, सो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोल्यूशन आप जो है वो ले रहे होते हैं पॉइंट्स। तो ये टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन ये इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जब आप ये काम करते हैं तो बड़ा कंक्रीट किस्म का रिजल्ट मिलने के चांसेस होते हैं आपको, ठीक है। लेट्स सपोज एक डिपार्टमेंट है और एकेडेमिया की अगर लेट से हम बात कर लेते हैं। सो जो डिफरेंट कोर्सेज पढ़ा रहे हैं जो इंस्ट्रक्टर्स जो हैं, जब कोई डिसीजन होगा तो अगर वो किसी डिसीजन के अंदर बैठते हैं या कोई चीज़ के ऊपर, तो प्रैक्टिकली चीज़ वहाँ पे जा रही होगी। सपोज़ अगर मुझे एक दो लोग कहते हैं कि हमारे उस तरफ नेट का ये इस तरह के कुछ इश्यूज़ हैं, मैं उनको माइट भी उसके ऊपर कुछ गो थ्रू करता हूँ, मेरे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं कि जेन्युइन सॉल्यूशंस भी, जेन्युइन इश्यूज़ भी हो सकते हैं और सेल्फ क्रिएटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं। सो और जिसका जेन्युइन है उसको रिजॉल्व करने के लिए भी, सो वहाँ पर या कोई असेसमेंट है उसके अंदर कोई लड़ से कोई चीटिंग का केस है, या सपोज हो सकता है कि ऑनलाइन की निस्बत ऑन कैंपस जो है उसमें ज़्यादा लर्निंग होती है और ऑन कैंपस में क्या क्या ब्यूटी है जिसको स्टूडेंट अवेल कर रहे होते हैं। सो इस तरह की जब कोई डिस्कशन होती है तो वहाँ पे एक माइंड नहीं होता। जब हम क्लास में भी लड़ से भी डिस्कशन कर रहे होते हैं, अक्सर आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कहता हूँ कि आप लोग मुझे बताएं ये चीज़ का मुझे नहीं पता चला। उसका होता ये है कि आप लोग एटलीस्ट 28-27% हैं, सो वी आर 28 ब्रेन्स रदर देन के जो मैं हूँ वो साफ ज़ाहिर एक माइंड है। और जब हम एज अ टीम जब देखते हैं तो वो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्वियसली। और डिसीजंस जो हैं, ठीक है, जब उनको ले लिया जाए, उनको वैलिडेट किया जाए, ठीक है, कि वो वैलिड हैं या नहीं। ऑब्वियसली ये अब डिसीजन के थोड़ा बाद का स्टेप है और उसमें रिस्क इन्वॉल्व भी हो सकता है, ठीक है। और रिस्क या अपॉर्चुनिटी को जब हम अवेल करते हैं थोड़ा सा, फिर जब हम बात कर रहे थे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की इस तरह की, तो रिस्क तो फिर लेना पड़ता है, ठीक है। और एक मैं अभी रिसेंटली एक मैं स्क्रीनशॉट देख रहा था कि टेक कैलकुलेटेड रिस्क, पता नहीं वो फिर मैंने ग्रुप में भी शायद सेंड किया था, मुझे कहीं व्हाट्सएप पे नज़र आ रहा था किसी इंजीनियर्स के ग्रुप में। सो रिस्क जो होता है वो रिस्क तो हम लेते हैं, अवेलेबल हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको देखते हैं वैलिड है नहीं है, सारी चीज़ें करके
तो रिस्क तो लेना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क हो, उसको थोड़ा आइडिया भी हो रहा हो कि ये चीज़ आगे चल सकती है या नहीं चल सकती। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे ऑब्वियसली स्ट्रेस भी हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट एक डिफरेंट फर्दर एक फील्ड है। सो ये इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है कि जो आप डिसीजंस ले रहे हैं उसके ऊपर आपको एक रीज़नेबल टाइम चाहिए होगा सोचने के लिए। आप प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे, उसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर कुछ चेंजेस, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, नहीं हो सकती, और विद इन द टाइम फ्रेम आप हो सकता है मीटिंग्स भी कर रहे हो, विद इन द टाइम फ्रेम्स आप डिस्कशन भी कर रहे हो, दूसरों की राय भी उसके ऊपर ले रहे हो। सो ये सारी चीज़ें करके आप जो एक अलाउएबल टाइम है, ठीक है, उसके अंदर रहते हुए आप डिसीजंस ले रहे होते हैं। अगर एक आपके पास क्यूरी आई है और सपोज मैं वैसे फ़र्ज़ करता हूँ कि उसकी मेरे पास जो डेडलाइन है वो 10 दिनों के बाद है, ठीक है, तो इसमें अब 2-3 पॉसिबिलिटी हो सकती है मेरी काम करने की। एक तो ये हो सकता है कि मैं आधे पौने घंटे में उसके ऊपर फ़ौरन से रिसर्च वगैरह करके तो इन अ हरी उसको मैं साइड पे कर दूं कि दैट टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब इस पे हुआ क्या है, ये हो सकता है कि नेक्स्ट पर्सन देखे कि यार इसने बड़े कम वक्त के अंदर इसको किया, और माइट भी हो सकता है कि आपको बड़ी उससे एक वक्ती तौर के ऊपर एक जो है स्पाइक सी आएगी, जी हमने ये काम कर लिया या बहुत पहले कर लिया ये। लेकिन होगा क्या कि जो जिन लोगों को आपने इन्वॉल्व करना है, जो आपने डिस्कशंस करनी है, जो आपने प्रीवियस किसी केस को एनालाइज करना है, जो आपने लिटरेचर रिव्यू करना है, और वो जो बेस्ट से बेस्ट आपने सोल्यूशन की तरफ जाना है, वो तो अब आप इस तरफ फिर नहीं जा सकते, आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। सो जो आपको टाइम मिला हो उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करते हुए एक बेस्ट डिसीजंस की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे लिखा हो ना कि डिले मेकिंग डिसीजंस अनटिल द लास्ट लॉयबल मोमेंट, ठीक है। सो आपको जो खैर टाइम है उसके अंदर, अब इसमें दो चीज़ें हो सकती है, बहुत ज़्यादा भी चीज़ों को डिले नहीं करना चाहिए, उससे उससे क्या होता है कि पैनिक सा क्रिएट होता है जब हम डेडलाइंस को देखते हैं, और जैसे जैसे डेडलाइन करीब आ रही होती है उससे क्या होता है कि क्रिएटिविटी थोड़ी सी कम हो रही होती है और स्ट्रेस जो है वो बढ़ती जा रही होती है, क्योंकि हमारा जो पेंडिंग वर्क है वो बढ़ चुका होता है, वक्त हमारे पास कम रह चुका होता है, और उस टास्क ने, उस प्रोजेक्ट ने, उस डिसीजंस का कोई ना कोई इम्पैक्ट होता है ऑब्वियसली। अगर आप इंडस्ट्री के अंदर हैं तो आपकी जॉब, आपके अप्रेजल और ये सारी चीज़ों से आपकी प्रोफाइल, इससे वो इंटरलिंक्ड है। अगर आप एकेडेमिया के अंदर हैं, ठीक है, सो वहाँ पर आपकी ग्रेडिंग है, आपके मार्क्स हैं, ठीक है। सो ये हर वक्त कोई भी जो टास्क है उसकी इम्पोर्टेंस है, चाहे वो वॉलंटियरली है, चाहे वो कोई पेड है, अनपेड वर्क है। सो ये आई होप सो कि ये भी जो पॉइंट्स हैं इनकी भी एक रीज़नेबल जस्टिफिकेशन बन रही है। इसके ऊपर किसी को अगर कोई कमेंट वगैरह हो, कोई इस पर कोई चीज़ ऐड करना चाह रहा हो तो फिर उसको दे। नो सर। जी, और कोई? रिदवान मोहम्मद असफ ने कहा है कि ठीक हैं चीज़ें। यस सर, एग्री ही करता हूँ उसमें, मतलब कोई खास अब इशू नहीं। इसमें इसमें आपके जहन में कोई चीज़ आई हो जो आप लोग मुझे बताना चाह रहे हो, ताकि मेरा भी नॉलेज थोड़ा इन्हेंस हो सके, कोई ऐसा पॉइंट जिसको मतलब आपकी जहन में उसकी कोई एक डिफरेंट अप्रोच हो, एक डिफरेंट थिंकिंग हो। सर वो सेम ग्रुप पॉइंट। डिसीजन वाला था, लेकिन वो पॉइंट मतलब हो गया कवर इसी में, मतलब ग्रुप लेवल पर डिस्कशन इंडिविजुअल से बेहतर है, मतलब बंदा अपने इंडिविजुअल पॉइंट्स भी तो मतलब प्रेजेंट कर ही करे, लेकिन बाद में ग्रुप डिस्कशन के बाद एक फर्दर मतलब एक बेस्ट वे में जाके एक फाइनल डिसीजन ली जाए, वो कवर हो गई हम्म तकरीबन इसमें चीज, जी, और कोई? मतलब जिसमें मैक्सिमम गुड हो रहा हो, ज्यादा लोगों का फायदा हो रहा हम्म हो, जिसमें कोई बाद में मसले मसाइल ना हो। हम्म बिल्कुल ये ठीक है जी, और कोई कुछ कहना चाह रहा हूँ? जी, कोई नहीं, इस पे मतलब माशाल्लाह 25-26 लोग हैं, कोई राय नहीं है इसके ऊपर। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। हो गया क्लियर। चलें, ये 2-3 चीज़ें आप मुझे बताएं, ये 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं मेरे पास
कि अगर आपने डिसीजंस की क्वालिटी को देखना है ना, कि हाउ कैन वी जज द क्वालिटी ऑफ अ गिवन डिसीजन। अगर आप कोई डिसीजन है उसकी क्वालिटी को देख रहे हैं कि वो बेहतर डिसीजन था नहीं था, वो फिजिबल है नहीं है, वैलिड है नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स को टारगेट कर रहा है नहीं कर रहा, कैसा था। सो अ सिंपल वे टू फाइंड आउट इज़ टू रेज द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस। अगर आपने उसकी क्वालिटी को देखना है, सो इनके ऊपर वन बाय वन को कमेंटिंग कर दे। पहले के ऊपर पहले डिस्कस कर लेते हैं। हैज़ द डिसीजन अचीव्ड द स्टेटेड पर्पस। जी, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो क्वेश्चन है, क्वालिटी अगर देखनी है तो इस तरह के उसके जहन में कुछ सवालात जन्म ले रहे हैं। इसके ऊपर कोई कमेंट करे ज़रा, क्या कहना चाह रहा है। इसमें सर, इसमें वही कहने की जो एक मीटिंग में डिसाइड हुआ होगा कि हमारा ये एक एजेंडा है, हमने डिसाइड कर लिया कि ये काम होना चाहिए, और जब वो काम हो जाए वो चेक करते हैं जो हमने मीटिंग में डिसाइड किया था। क्या हमारा ये जो हमने लेट्स से हमने वो जो प्रोजेक्ट बनाया है, FYP का प्रोजेक्ट है, वो हमने जो डिसाइड किया था वो हमारा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो हमारे क्राइटेरिया पूरा उतरा या नहीं उतरा। अगर उतरा तो वो ठीक है, अगर नहीं उतरा तो उसमें क्या चेंजेस होनी चाहिए, क्या ऐसा मसला है उसके अंदर, क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें देखनी चाहिए वो उस क्राइटेरिया के वो पूरा उतरे। ठीक है। क्या आपने जो डिसीजन लिया है वो पर्पसेस और ऑब्जेक्टिव के बेस के ऊपर आप देखेंगे। ऑब्वियसली जब आप कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने होती है तो आपके पास कोई कुछ ना कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लाइकवाइज इन योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। और Yes, सेम sir. इसी तरह अगर कोई इंडस्ट्री है तो उसके अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और कुछ विजन और मिशंस वगैरह। सो क्या वो फुलफिल हो रहे हैं इस फैसले से या नहीं होंगे, या ये कुछ इस तरह की चीज़ें। और अगर आपको कुछ करेक्शंस या मेजर्स लेनी है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सो वो आप क्या बेस्ट जो है वो मेजर्स या करेक्शंस कर सकते हैं या ले सकते हैं। सेकंड में हमारे पास जो पॉइंट है इसके ऊपर कोई और बंदा डिस्कस कर दे हाफिज फैज़ान के अलावा। हाँ जी, इज़ इट फिजिबल टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन। ये सेकंड पॉइंट जो सर फर्स्ट पॉइंट में तो ये था ना कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हम पहले देखेंगे कि वो पूरा हो रहा है या नहीं। अगर वो हो रहा है तो ठीक है, तो फिर बाद में हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है। उसमें ये बताया हुआ है कि जो हमारा जो डिसीजन है पहले में वो इम्प्लीमेंटेबल भी है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर उसके हिसाब से उसमें हम चेंजिंग वगैरह करेंगे कि वो मतलब कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता हो। ये हाँ जी, इसके ऊपर कोई और कमेंट दे फिजिबिलिटी के ऊपर। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और इंजीनियर्स के लिए ये फिजिबिलिटी का जो वर्ड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सर पहले हम उसका टोटल एनालिसिस करते हैं ना, मतलब इम्प्लीमेंटेशन फेज जाने से पहले जो हमने अपना पेपर वर्क किया होता है उसके हिसाब से हम अपना मार्केट सर्वे करते हैं, अपने रिसोर्सेज को, अपने मनी टाइम वगैरह सारी इन्वेस्टमेंट सारी बात हमने करनी। कुछ एक नया प्रोजेक्ट कोई काम शुरू करने लगे, मतलब कोई डिपार्टमेंट अगर नया शुरू करने लगे, एक एक चीज़ हमने देखने में आया कल को ये हमें जो हमारी प्रोडक्ट है वो अचीव होती है कि नहीं होती, रिजल्ट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते। हमने तो उसके ऊपर टाइम लगा दी, इन्वेस्टमेंट की, एक प्रोजेक्ट शुरू किया, नई हायरिंग्स की उसके लिए। नई हायरिंग अगर नहीं भी करते मतलब एक टाइम एक चीज सारी हमने उसके लिए मतलब फिक्स कर दी थी कि ये स्टेप्स होंगे, इस तरह हमने चल रहे हैं। अगर एंड रिजल्ट नहीं मिलता तो बंदे को एक दफा पहले ही अच्छे से बंदा पूरा उसको सर्वे कर ले, थोड़ा ज्यादा टाइम लगा ले लेकिन अच्छे से उसको सर्वे कर ले टोटल, मतलब सारे अपनी चीजों को जो उसकी मैन पावर वगैरह ये वो सारी चीजों को देख ले। उसके बाद उनको इम्प्लीमेंटेशन फेज में मतलब आया कि वो ये कंडीशन में वो चीजें अचीव हो भी सकती हैं कि नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अब इसमें एक दो चीज़ें इन्होंने बिल्कुल एक रीजनेबल बात की है। ठीक है बातें सारी। जी, क्या कहने लगे सर? मैं कहता इसमें फिजिकली में एक चीज तो हम ये चेक करेंगे कि जो हमने डिसीजन लिया है क्या हमारे उस डिसीजन लेने से हमारी उसी चीज को इफेक्ट हुआ है या किसी और चीज को, जो हमारे बिजनेस में फर्ज करें हम किसी चीज के लिए डिसीजन लिया है हमने, तो वो चीज हम जिस चीज के लिए डिसीजन ले रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के लिए डिसीजन ले रहे हैं, तो वो उस प्रोडक्ट को इफेक्ट कर रही है या बाकी हमारी मार्केट को इफेक्ट कर रही है। ये ठीक है, सही, उनके अंदर कोई वैल्यूज है। अब इसमें ये सारे कमेंट्स के अंदर एक मैं कमेंट अगर लेट्स सपोज ऐड कर दूं कि आप
फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है, कोई भी जब प्रोजेक्ट होता है ना इंजीनियरिंग का, तो सबसे पहले उसकी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट लैट से बनती है। अब सपोज मैं इसके ऊपर भी अक्सर एग्जांपल दे देता हूँ। अब लाहौर को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो विंड है, इसके ऊपर अगर मुझे इलेक्ट्रिकल साइड पे रहते हुए अगर मैं एनर्जी जनरेशन के ऊपर मैं कोई पावर का कोई प्रोजेक्ट या इस तरह से मैं चाहूँ कि मैं इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लूँ, और मेरे पास अब बहुत सारे जो है ना वो मेथड्स मौजूद हैं कि मैं उसको थर्मल के थ्रू भी कर सकता हूँ कि कोल को, ऑयल को, गैस को या सॉलिड म्यूनिसिपल वेस्ट को बर्न करके, ठीक है, इस तरह का भी मैं कोई काम कर सकता हूँ। या मैं मेरे पास जो वेस्ट है उसको डंप करके थ्रू बायोगैस इस तरह का भी मैं कोई काम कर सकता हूँ। और उसके अलावा क्या हो सकता है कि मेरे पास सोलर की ऑप्शन अवेलेबल है, मेरे पास विंड की ऑप्शन अवेलेबल है। ये कुछ रिसोर्सेज हैं जिनसे मैं एनर्जी जनरेट कर सकता हूँ। न्यूक्लियर की मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन अगर मैं लेट से लाहौर के अंदर अगर कोई इस तरह का काम करना चाह रहा हूँ, सपोज मैं विंड के ऊपर कोई प्रोजेक्ट लगाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर विंड की जो एक फिजिबल स्पीड नहीं है, यहाँ पर विंड का जो प्रोजेक्ट है, विंड की जो स्पीड है वो उतनी नहीं है कि मुझे एक रीज़नेबल एनर्जी जो है वो मिल सके। वो साहिल पे या कराची वाली साइड पे या किसी और जगह पे आपने देखा होगा जहाँ पे हवा की एक ख़ास एक रीज़नेबल स्पीड है, ठीक है, वहाँ पर आप उस चीज़ को लगा रहे हैं। या अगर न्यूक्लियर के ऊपर यहाँ पे मैं कोई प्रोजेक्ट लगाना स्टार्ट कर दूँ, तो उस न्यूक्लियर के लिए जो मुझे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं या जो मुझे इन्वायरमेंट की सेफ्टी के लिए जो लैब्स और उसकी जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं उसके, उन सारी चीज़ों के लिए क्या मेरे पास कोई सेटअप मौजूद है? नहीं है। यहाँ पे लग सकता है, नहीं लग सकता। अगर यूरेनियम है तो क्या यहाँ पर अवेलेबल है? नहीं है। जिस रिएक्टर के अंदर मैंने रिएक्शंस करवाने हैं फिशन या फ्यूजन के, क्या वो अवेलेबल है? नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन जनरल तो ऑप्शंस मौजूद होती है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली किसी लोकेशन के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं वो नहीं मुमकिन होता। सपोज हाइड्रो इस तरह पानी से, तो लाहौर के अंदर तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई तो इस तरह का कोई ख़ास सेटअप है कि आप वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकें विद इन द मतलब सिटी या वेरी क्लोज टू द या नियर द सबर्ब्स ऑफ द लाहौर। तो ये फिजिबल सारी चीज़ें नहीं हैं। ऑब्वियसली जब इस तरह की कोई बात करेगा तो आप फ़ौरन उसको कहेंगे कि यार ये तो मुमकिन ही नहीं है। ये जो आप मुमकिन या मुमकिनात की बातें कर रहे हैं, या इन्होंने जिस तरह कहा कि आपने इंडस्ट्री लेनी है उसके ऊपर रिसर्च करें, वो बाद में क्या पता आप रिसोर्सेज भी लगा दें, टाइम भी लगा दें, ये सारी वही चीज़ें कि आप एक डिसीजन लेके बैठे हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन फेज़ पे आपको जाके पता ये तो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन जहाँ पर आपके पास आउटसाइड्स आप देखें जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है, लेट से तरबेला है या मंगला है, जिस तरह कालाबाग डैम का एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ लेकिन खैर फुलफिल नहीं हो सका, तो कोई ना कोई पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पर जाके कुछ माइक्रो लेवल्स के ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के कुछ सेटअप्स लगते हैं, लेकिन वो किसी और जगह पे सम टाइम नहीं पॉसिबल होते। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिबिलिटी जो रिपोर्ट है, और ऑब्वियसली यस ये डिसीजन में बहुत मेजर रोल प्ले करती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट के ऊपर अब कोई कमेंट कर दे और फिर उसके साथ एंड भी कर लेंगे। इसी तरह कोई डिफरेंट पर्सन जिसने पहले नहीं कमेंट किया, चले वो थर्ड पॉइंट पे कमेंट कर दे। जी, इसके ऊपर कोई कमेंट और कोई करना चाह रहा था? कोई नहीं है? क्या होते हैं? पॉइंट नंबर जो 3 है इसके ऊपर कुछ कमेंट कुछ करना चाह रहे हो आप? कोई पार्टिसिपेशन नहीं है? ये जो अभी तक पूरे लेक्चर में नहीं बोले ये भाई, इस पे कुछ कहना चाह रहे होंगे? ऑब्वियसली पॉइंट
डिफरेंट भी हो सकता है, नो इशू एट ऑल, क्योंकि वेरी फर्स्ट टाइम आप उसको देख रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि कोई डिसीजन ऐसा लिया जाए जिससे लॉस वगैरह हो तो उससे कंपनी या ग्रुप को कोई नुकसान तो नहीं या कोई रिस्क तो नहीं जाना पड़ेगा। कि जो आप डिसीजन ले रहे हैं उसके आफ्टर इफेक्ट्स को देखें, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखें, उसके रिएक्शंस को देखें कि किस तरह का आ सकता है। ये भी अक्सर आपने डिबेट्स के अंदर देखा होगा कि जब कोई डिसीजन लिया जाता है और सम टाइम वो डिसीजन ठीक नहीं होता, ये उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, तो बहुत सारे लोग उस पर तनकीद कर रहे होते हैं कि ये जो इन्होंने फैसला लिया है इनको पता होना चाहिए था, ऐसा तो रिएक्शन आना ही आना था, ये ऐसा तो होना ही होना था। सो जब आप टेक्निकली भी देख रहे हो तो जो आप काम कर रहे हैं उसके अंदर देखें, उसके अंदर ऑब्वियसली रिस्क, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके आफ्टर इफेक्ट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो आप देखें कि किस हद तक आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कितना आप रिस्क जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं, कितने कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो कंपनी, वो अदारा वो जो है वो बियर कर सकता है। यस सर। सो इस तरह की कुछ जो चीज़ें हैं वो ऑब्वियसली जब आप इस तरह के कुछ क्वेश्चंस का आंसर करेंगे तो वो फर्निश होगा ऑब्वियसली आपका डिसीजन जो है ना। ठीक है, तो अभी जो लेट आए हैं ठीक है, बाकी मीटिंग को लीव कर दें। ज़हर आपकी क्या वजह है लेट आने की, और अब्दुल्ला भी नज़र आ रहा है, क्या रीज़न हैं? ठीक है जी, मीटिंग को लीव कर दें, बाकी सर जिनका अटेंडेंस मोहम्मद वगैरह खुनशान है सर, मोहम्मद खुनशान है, उसका 2-3 दिन से इंटरनेट खराब है, तो वो कह रहा है सर को पता नहीं, मैं मेल भी कर दूंगा। अच्छा सर सर हाँ जी जी बताएं। जी आबिदुल्ला। सर सर मैं इधर कोहाट में हूँ, वहाँ पे नेट का मसला है मुझे। सर मैं कोहाट में हूँ, गाँव पे हूँ, तो वहाँ नेट का मसला है सर। मैं साइड पे आ रहा था तो टाइम लगा थोड़ा सा। ठीक है हाँ जी, और ज़हर क्या इश्यूज हैं, मीटिंग क्यों लेट ज्वाइन की? चलो, एक तो लेट ज्वाइन की है और एक सर मुझे मैंने भी लेट ज्वाइन किया है सर, मैं सफर में था इसलिए। सफ़र माशाल्लाह बड़ा कर रहे हैं, कोई इज्तिमाई जमात पे तो नहीं गए हुए सारे? नहीं सर, मैं लाहौर गया हुआ था। अच्छा अच्छा, और जी कोई जो लेट? हाँ जी, ये ज़हर इफ्तिकार को पैगाम दें कि ये मुझे मेल पे बताया कि इसने मीटिंग क्यों लेट ज्वाइन की, और ये माइक ऑन करके रखा करे, पहले भी अक्सर लेट ज्वाइन बीच में करता है, कन्वर्सेशन इसकी हुई है मेरे साथ पहले भी। ठीक है जी, ये कुछ लोग थे, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ठीक है हाफिज़। सर। जी सर। अल्लाह हाफिज।